प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामलला मंदिर पर ध्वजा पताका का ध्वजारोहण करते हुए जो बातें कही वो काफ़ी अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता में देश अब तक जी रहा था और प्रभु राम को भी इन्होंने, यानी कि कांग्रेस का नाम न लेते उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता में जी रहे थे और प्रभु राम को भी इन्होंने काल्पनिक बताया। हमारे साथ सांसद वर्षा गायकवाड़ हैं। प्रभु राम को भी काल्पनिक बताया गया, गुलामी की मानसिकता में अब तक देश जी रहा था, हमको इससे बाहर निकलना है। जब खुद प्रधानमंत्री रामलला के ध्वजा पताका का ध्वजारोहण करते वक्त ये बात कहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अयोध्या की जनता ने दिखा दिया कि अयोध्या की जनता और रामलला का आशीर्वाद किसको है। अगर आप संसद का इलेक्शन देखोगे, क्योंकि उसके बाद तो विधानसभा का इलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन आप लोकसभा का इलेक्शन देखोगे तो अयोध्या से कौन से पार्टी से उम्मीदवार चुन के आए हैं, तो रामलला का आशीर्वाद भी किसको मिल गया और जनता का भी अयोध्या के आशीर्वाद किसको मिल गया, ये आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जो है वो जिताने का काम लोगों ने किया और उनको आशीर्वाद भी लोगों ने दिया। सवाल ऐसा है कि बिल्कुल मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर जी अयोध्या गए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये अपेक्षा है कि वो दूसरे भाग भी जो है देश के उसमें भी जाए, वहाँ के आम जनता से मिले, उनकी आम जनता से बात करें। देखिए, उन्होंने कहा कि कौन सी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता। अब गुलामी की मानसिकता जब थी, देश को स्वतंत्रता करने की, जब आज़ादी की बात आई, तो गुलामी से बाहर निकलने का साहस अगर किसी पार्टी ने किया तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी गुलामी में काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को स्वतंत्रता की लड़ाई से लड़ते अब तक जो है वो करने का काम किया। तो क्योंकि इसलिए देश के प्राइम मिनिस्टर इस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी तब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थी। वो कल तक भी जो उनकी पार्टी जिस विचारधारा से आए, चाहे वो आरएसएस की विचारधारा हो या बाकी पार्टी उनके अलग अलग संगठन की विचारधारा हो, उसमें आज तक राष्ट्रध्वज नहीं लगता था, राष्ट्रगीत नहीं चलता था। 50 साल से ज़्यादा, आप मालूम है आपको, साल उनके राष्ट्रध्वज भी नहीं लगता था, राष्ट्रगीत भी नहीं लगता था। संघ की बात करूंगी। फिर जो इसके फॉलोअर है, जैसे महाराष्ट्र में उनके मनोहर कुलकर्णी हैं या बाकी और भी उनको जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, ये तो आज भी कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत को नहीं मानते, हम राष्ट्रध्वज को नहीं मानते, हम 15 अगस्त को नहीं मानते। उनकी एक सांसद कहती है कि जो गुलामगिरी की बात करती है कि देश को स्वतंत्रता 2014 के बाद मिली है। अगर ऐसी बात करने वाले, ऐसी सोच के लोग रहेंगे तो उनकी मानसिकता कितने साल तक गुलामी की थी, ये आप समझ सकते हो। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जब वक्त आया तो जेल काटी, खून बहाने का काम किया और शहादत लेने का काम भी किया। ऐसे समय में आरएसएस, जनसंघ क्या कर रहा था और किसकी गुलामी कर रहा था, इसका पूरा इतिहास आपके पास है। तो गुलामी करने की आदत तब से है, तो जिनको है वो ऐसी बात करते तो उनको उसका जो है वो उसका जवाब मैंने दे दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक देश की जनता की बात है, कभी इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार धर्म, भाषा, प्रांत और इसी मुद्दे पे जो है वो राजनीति चल रही है। आज सबसे बुनियादी मुद्दा है कि आप लोग पूछ ही नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भैया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले थे, उसका क्या हुआ। आज देश की जो आर्थिक परिस्थितियां है उसकी हालत क्या है, आज छोटा व्यापारी की परिस्थितियां क्या है। आपने जीएसटी फेस्टिवल की बात की थी, उसमें क्या हो गया। आपने कभी मालूमात ली कि जीएसटी कम हो गया कि नहीं होगा, जीएसटी बढ़ाया भी किसने था और कम भी करने की बात की थी, वो कम हुआ कि नहीं हुआ। आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आज महिला अत्याचार में मैं आज ही सुबह कुछ लोगों से कह रहे थे कि महाराष्ट्र की अगर वो बात करते और जहां स्वच्छ कारोबार की बात करते, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो उन्हीं के राज्य में हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार है, महाराष्ट्र शासन में भ्रष्टाचार है, जमीनों के घोटाले हो रहे हैं, आप ही के सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो क्या किया आपने, 70,000 घोटाला करके उसको पार्टी में लिया, उप मुख्यमंत्री पद दिया। दूसरे के पीए को नोटिस मिला, उनको उप मुख्यमंत्री महोदय किया। किस क्लीन की बात कर रहे हो आप, किस क्लीन भारत की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पहले इसका मालूमात करो कि आज देश की अवस्था क्या है, देश के गरीब की क्या मांग है। आज उसको नौकरी चाहिए, उसको महंगाई से जो है वो रिलीफ चाहिए, और आज देश का जनता का सबका मांग यही है कि हमें एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। ये जात धर्म का वातावरण तैयार करना, ये तो हमेशा ही भाजपा की आदत रही है, क्योंकि वो बाकी किसी मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। लोगों ने उनको किस मुद्दे पे चुन के दिया था, उस मूलभूत मुद्दे पे भी कभी बात करनी चाहिए। प्रभु राम को काल्पनिक आप लोग बताते हैं, ये वो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें भाजपा का सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है कि भाजपा क्या बोलती है उसका हमको क्या करना है। हम क्या सोचते हैं, हम तो सोचते हैं, और हमने कभी हमारे तरफ से ये कहा नहीं। तो जो उनको लगता है वो बात करें। जहां तक बात है कि जैसा मैंने कहा कि रामलला जी ने और जैसा मैंने कहा कि अयोध्या की जनता ने भी आशीर्वाद किसको दिया, और सबको पानी की छत से पानी किसके गिरा,
जब आपका मंदिर पूरा ही नहीं हुआ था, शंकराचार्य जी ने कहा कि आप मंदिर का ओपनिंग मत कीजिए, तो इतनी घाई क्यों थी आपको? और किसके लिए आपने खोला? आज संसद में से पानी टपकता है, रामलला के मंदिर से पानी टपकता है, कोस्टल रोड पे आपका क्रैक पड़ता है बारिश में, तो आप काम पूरा नहीं करते, आप अच्छी क्वालिटी का काम नहीं कर सकते, और उसमें आप जो है वो ये करते हो, तो उसका जवाब जो है उनको मिल जाएगा। अभी क्या है, आजकल वोट चोरी का जमाना चल रहा है, तो वोट चोरी में जीत रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक सवाल कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 26 नवंबर से जो संविधान दिवस है उसके दिन से संविधान अभियान शुरू करने वाले हैं। हर एक शाखा में वो संविधान की जो प्रियम्बल है वो रखेंगे और उसका वाचन करेंगे। शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है, इसलिए मैंने वापस आपसे पूछा, सच में संविधान में यकीन करते हैं? अगर संविधान में यकीन करते हैं तो मुझे पहले बताएं, उनकी पार्टी लीगल है कि इलीगल? आप बताइए ना। जो पूरा जजमेंट आया था सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें चंद्रचूड़ साहब ने इतनी सारी बातें कही थी, निकाल तो अभी तक अधूरा है, अभी तक उसका निकाल ही नहीं हुआ है। जितने साल से हम देख रहे हैं, अभी तो क्या है, एक सरकार आके दूसरी सरकार आ गई तो भी निर्णय नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जिस चीज की बात वो करे, उनको संविधान समझा है क्या देश का? देश का संविधान भाजपा को समझा है या एकनाथ शिंदे को समझा है? अगर भाजपा को समझा होता तो धर्म, पंथ, भाषा विवाद इसका नहीं होगा, सब एक है। भारत गणराज्य है, ये पहला वाक्य बाबा साहब ने संविधान के पहले इसमें लिखा है, और 14 और 15 में लिखा है धर्म, जात, वंश, भाषा, लिंग, इसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये देश के संविधान में लिखा है, तो मानते हैं क्या ये लोग? मेरा आपसे सवाल है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? नागरिकों को हो रही है, और इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हमें तो अपेक्षा थी कि भाई 56 इंच का सीना, लाला, क्या क्या बहुत सारी बातें हमने सुनी थी, सब तोड़ के आ जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। जो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप पहलगाम के बात क्या होगा, दिल्ली का हो गया। लोकसभा के चुनाव में खासकर संविधान का जो नैरेटिव चला था, संविधान की बात चली थी, संविधान बदला जाएगा, शायद उसका वो असर है कि अभी से एकनाथ शिंदे ये पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि संविधान के साथ हैं, संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव आ गए। बोले जनता सुध ने, जिन्होंने संविधान क्या कहूं मैं, कभी जिनको संविधान समझ में नहीं आया, वो संविधान बांटने से हो जाएगा क्या? एकनाथ शिंदे जी ने क्या संविधान समझा है? ये समझा है कि विरोधक का दबाव। देश का संविधान एक बात ध्यान में रखिएगा, बाबा साहब ने कहा था, ये देश का संविधान में अच्छा है या बुरा है, ये किस पे तय होगा? जो इस संविधान को चलाने वाले हाथ है उसके ऊपर तय रहेगा कि संविधान अच्छा है कि बुरा है। मैं संविधान दे रहा हूं देश को, लेकिन ये अच्छा है कि बुरा, ये हाथ चलाने वाले, करने वाले। आज सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पैसे का लालच देके आप पार्टी में लोगों को ले रहे हैं। एक तरफ डर है, एक तरफ स्वार्थ है। आप मुंबई महानगर पालिका का पैसा जो है वो पार्टी फंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो अच्छा है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से 2 एक स्टेटमेंट आया और अपोजिशन के तिजोरी हमारे पास है, तिजोरी की चाबी हमारे पास है, बराबर है ना? तो जो फंड हमारे पार्टी में आएगा उसको तिजोरी की चाबी में से पैसा जाएगा, फिर बिल्कुल बिल्कुल उसी में से। अगर रूपाली साखर ने तो क्लियरली बोला, भाई हमारे पार्टी के हाथ में सत्ता है, तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में है। तो उसके ऊपर दूसरी पार्टी का क्या कहते हैं? तिजोरी के मालिक हम हैं, और तिजोरी में से जो पैसा विदाउट पूछे जाएगा वो क्या होता है? क्या होता है बताइए आप? तो ये पैसा, मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि ना पैसा इनका है ना पैसा उनका है, ये पैसा महाराष्ट्र की जनता का है। और महाराष्ट्र की जनता का पैसे का निर्णय आप लोग अपने सत्ता के पावर के लिए या लोगों को खरीदने के लिए मत करिए। ये गरीब आदमी को घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को सक्षम करने के लिए कीजिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए। आप इससे क्या कर रहे हो? चाहे मुंबई महानगर पालिका का पैसा हो या चाहे महाराष्ट्र शासन की तिजोरी का पैसा हो, ये आप अपने घर की समझ नहीं रहे। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही आपकी पार्टी का फंड है। ये लोगों के टैक्स से आया हुआ पैसा है, लोगों में खर्च होना चाहिए। हजार करोड़ आपने किसी व्यापारी को दे दिए, दोस्तों को दे दिए, विदाउट काम किए, बगैर पुरावे के साथ बोल रही हूं। मैंने पुरावे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे। ऐसे एक जगह पे नहीं हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है कि आपने 0 काम किए हुए आदमी को, 0 काम किए हुए आदमी के अकाउंट में पैसे डाले। ये आपका पैसा नहीं है, आपके मित्रों को देना है, आपके घर से दे दीजिए। ये मुंबई का जो पैसा है, मुंबई कर का पैसा है, और महाराष्ट्र के तिजोरी का पैसा है, महाराष्ट्र के जनता का है। उसको आप हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, जनता सब समझ रही है। एक हम देख रहे हैं कि जो इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, काफी लंबी कतार हम देख रहे हैं कांग्रेस के ऑफिस में ही। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आपकी चल रही हैं, क्योंकि चुनाव तो नजदीक ही है? बस देखिए, अभी मैं आपसे मिलने से पहले मैंने अभी स्क्रूटनी कमेटी की बैठक ली, मैन्युफेस्टो कमेटी की बैठक आज दोपहर को हुई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार हमारे एक ही एजेंडा है, मैंने क्लियरली बोला है,
हम मुंबई करके आवाज बन के बाहर आएंगे। हम मुंबई के सवाल पे बात करेंगे। आज मुंबई में अगर आपको शाम को निकले तो आपको और मुझे तकलीफ ये होगी कि 3-3 घंटा ट्रैफिक में जाना है। 55 मिनट्स देवेंद्र फडणवीस साहब को एक बार सवाल पूछने वाले कि 55 मिनट में वो कहाँ से कहाँ, क्योंकि उनके पास कॉन्वॉय है तो वो पहुंचते होंगे शायद, लेकिन आम आदमी के पास सोचिए जिसके पास कॉन्वॉय नहीं है उसको 3-3 घंटा लगता है। आज अगर सबसे बड़ी तकलीफ है तो घन कचरा नहीं उठता है 4-4 दिन। जो आपने टेंडर निकाला है वो टेंडर किसको मिलने वाला है कल का जाके? मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मुंबई ना अदानी की है, ना मोहित कंबोज की है, ना ये मुंबई लोढ़ा की है, ये मुंबई करके है। आप प्राइम स्पॉट की जगह पे जो है वो सब आपकी नजर है। उसको डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को जो है वो उसको घर तोड़ेंगे, नोटिस से आप जाहिर करेंगे, और जाहिर नोटिस करके आप करेंगे, लोगों की सर्वे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और झोपड़े तोड़ेंगे, तो ये नहीं चलेगा। और उसको हम सवाल पूछे तो जात धर्म लाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा। आपकी नहीं है मुंबई करके है। इसके ऊपर बात हम करेंगे। हम बात करेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पे जो चल रहा है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देना जिसमें जनता का कंसेंट नहीं लेना। आप ही ट्राई करोगे बिल्डर कौन करने वाले, आप लोगों को बताने भी नहीं वाले हो घर कहाँ होगा, ट्रांजिट स्कैम कहाँ होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? ये आपका नहीं है, ये मुंबई के जनता का सवाल है। वहां हम लड़ने का काम करेंगे। हम पीने के पानी की समस्या के ऊपर काम करेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार चलता है ना खड्डे के बारे में, इसके ऊपर भी हमारा स्टैंड रहेगा कि जीरो खड्डा हमारा जो है मिशन रहेगा। तो हम अपनी लड़ाई मुंबई करके सवाल के ऊपर करना चाहते हैं। मैं आज सुबह वीएन देसाई अस्पताल में जाके आई हूँ, 2.5 घंटा में वहां पे थी। पूछ लेना आज रुग्णों के लिए दवाइयाँ नहीं। और ये मैं यहाँ पे अकेले नहीं गई हूँ, मैं कुपर हॉस्पिटल में गई हूँ, मैं शताब्दी में गई हूँ, भाभा बांद्रा, भाभा कुर्ला, सायन, मैं बीएमसी के अस्पताल की बात कर रही हूँ। आज लोगों के पास दवाई नहीं मिल रही है, लोगों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है। आज आपके 2D इको बंद था, आपके पैथोलॉजी बंद है, लोगों को ब्लड के लिए बाहर जाना पड़ता है। सिटी स्कैन प्राइवेट आदमी को सब अस्पताल के देखे रखे। क्यों देखे रखे? बीएमसी के पास पैसा नहीं है। आधे से ज्यादा स्टाफ आपका खाली है, कॉन्ट्रैक्ट पे अपने स्टाफ को लेकर रखा है। फेक डॉक्टर आ रहे हैं वहां पे। किसकी जान को आप खतरे में डाल रहे हो? आम आदमी के। पूरा कॉट है लेकिन औरतों को बैठने के लिए जगह नहीं वहां पे, सोने के लिए पैसेज में सुलाया आपने, डिलीवरी हुई लेडीज को। ये बीएमसी का हाल है आज। इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज ऐसी अवस्था है कि पेपरलेस छोड़िए, दवाइयां छोड़िए, ये तो सब बहुत है, लेकिन लोगों को 8-8, 10-10 दिन लोगों को रुकना पड़ता है अगर कोई ऑर्थो के पास ऑपरेशन करना है तो। आप देखेंगे महिलाएं मुझे बता रही थी कि टॉयलेट को कड़ी नहीं है अंदर से, पूरा 2 दिन से टॉयलेट भरा है, बाहर आ रहा है संडास। आप समझ सकते हो क्या अवस्था है? ये मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल की बात मैं कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले खुद मंगल प्रभात लोढ़ा केम हॉस्पिटल में गए थे, डीएनसी में, आपने भी वो देखी होगी खबर कि वहाँ का अर्थ जो व्यवस्था है चरमराई हुई, इसको लेकर उन्होंने खुद ने मंगल प्रभात लोढ़ा ने आवाज उठाई। मुझे लगता है मंगल प्रभात लोढ़ा ने जिन्हें बिल्कुल मंत्री महोदय जी ने आदर से बात करना चाहूंगी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी मंत्री महोदय जी ने कभी सायन अस्पताल में भी आना चाहिए, क्योंकि सायन अस्पताल के बाजू में जो कर्मचारियों की जमीन थी वो 5,000 करोड़ में उन्होंने डेवलप की है, जो सायन अस्पताल की जमीन थी। तो कभी वहां पे भी आना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को व्यवस्थापन देने के लिए बीएमसी के अस्पताल बनाए, उसको रहने दीजिए। चाहे आज हम देखते हैं कि शताब्दी अस्पताल रहे, अभी 7 हिल की मैं बात सुन रही हूँ, बराबर है। और अभी ये क्या है, इनका इधर का कौन सा ऑपरेटर कुपर, ये सब प्राइवेट देने की बात चल रही है। क्या चल रहा है आप मुझे बताइए? जिसको प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, इलाज नहीं करा सकते, ऐसे लोग बीएमसी अस्पताल में आ रहे। तो ऐसे लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए, साफ सफाई का होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए। गरीब आदमी जाए कहाँ पे? अगर आप एजुकेशन भी नहीं फ्री दे सकते हो, आप अस्पताल में व्यवस्था नहीं कर सकते, तो बीएमसी कर क्या रही है? इतने हजारों करोड़ का बजट, और आपने 1000 करोड़ जो किसी एक आदमी के अकाउंट में डालिए, वो खर्चा कीजिए और लोगों को सुविधाएं दीजिए। आप लोगों को इस मुद्दे के ऊपर झगड़ा करना चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर बात पूछनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हमारे साथ थी वर्षा गायकवाड़।